हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर उनवारू द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी में कक्षा 12 क्लास 12th में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो जिन्होंने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लिया है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। ठीक है, ये कहते हैं कि यह अध्याय जो है पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पट्टिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को ही समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है ना। और इस अध्याय से ये साफ हो जाएगा कि किस तरह दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। शीत युद्ध केंद्र में था। और यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थितियों तक ले जाने के लिए बताता है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। कि एक जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें चित्र में अमेरिकी झंडा है, वो अमेरिकी सैनिक लहरा रहे हैं, और एक चित्र में है सोवियत संघ के सैनिक जो है वो झंडा लहरा रहे हैं। ठीक है। शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें कि आमने सामने युद्ध ना होकर के इनडायरेक्टली वॉर थी, अप्रत्यक्ष युद्ध था। और शीत युद्ध जो था ये मूल रूप से दो विचारधाराओं का युद्ध था। और ये युद्ध इसलिए भी था कि दो महाशक्तियाँ थी विश्व के अंदर। एक टाइम ऐसा था जिनमें ये होड़ थी कि हम सुपर पावर बने। जैसे वर्तमान में अमेरिका चीन में युद्ध है इंटरनल, वैसे ही उस टाइम में सोवियत संघ और अमेरिका में वॉर थी ये। ठीक है, युद्ध था ये। और सोवियत संघ जो है वो रूस का, सोवियत रूस जो है वो रूस का पुराना भाग है। मतलब कि आज हम रूस देखते हैं उससे काफ़ी विशाल रूस देश था जिसको हम बोलते थे सोवियत संघ, जो 1917 में लेनिन ने बनवाया था सोवियत क्रांति के बाद में। लेकिन 1991 में इसका विघटन हो गया, फिर वर्तमान रूस हमारे सामने आ गया और कई छोटे छोटे देशों में सोवियत संघ बट गया। तो आप कल्पना कीजिए, जब रूस इतना बड़ा देश है तो सोवियत संघ कितना बड़ा देश होगा। तो सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने हो गए। ठीक है, इनमें संघर्ष की बात हो गई। और इसी संघर्ष के कारण, इसी युद्ध की स्थिति के कारण जो इनडायरेक्टली वॉर हुई, जो अप्रत्यक्ष युद्ध हुआ, विचारधाराओं का संघर्ष हुआ, उसको हम बोलते हैं शीत युद्ध। इसमें दो विचारधाराएं थी, है ना। इसमें एक विचारधारा जो थी वो थी सोवियत संघ की विचारधारा जो कि मार्क्सवादी थी, और एक तरफ विचारधारा थी अमेरिकी विचारधारा जो कि पूंजीवादी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि शीत युद्ध क्या है, वास्तव में शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, विचारधाराओं का संघर्ष है। ठीक है, तो ये है शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि शीत युद्ध का दौर कैसा रहा। ठीक है, और ये 1945 से स्टार्ट हुआ, द्वितीय युद्ध के खत्म होने के बाद में 1991 में इसका विघटन हो गया सोवियत संघ के खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये एक दे रखा है क्यूबा संकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबा का मिसाइल संकट। हुआ ये इसके अंदर कि 1961 की घटना है। ये क्या हुआ कि दक्षिण अमेरिकी जो देश है क्यूबा, जो साउथ अमेरिकी देश है, अमेरिका के महाद्वीप में एक दक्षिण महाद्वीप, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें एक देश है, उसका नाम है क्यूबा। क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, उनकी आस्था थी मार्क्सवाद के अंदर, साम्यवादी विचारधारा के अंदर, जो कि सोवियत संघ की विचारधारा है। तो वो उनका झुकाव स्वाभाविक रूप से कहाँ होगा, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की तरफ होगा। जबकि उसके ऊपर की तरफ जो उत्तरी अमेरिका है, जो कि उसका पड़ोसी राष्ट्र है, वो था पूंजीवादी देश। ठीक है, तो इसलिए दोनों में संघर्ष हुआ कि अमेरिका कहता है सोवियत संघ को कि आप यहाँ हस्तक्षेप मत करो हमारे इलाके के पास में, जबकि सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर, 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका समाजवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसकी कूटनीतिक वित्तीय सहायता देता था, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और सोवियत संघ के नेता निकोलो क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहले अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। ठीक है ना। जैसे मतलब बता दूँ आपको कि जैसे मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका ये नक्शा दे रखा है ना, मैप दे रखा है। इसमें देखो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का नक्शा दे रखा है। खासकर उत्तरी अमेरिका जो है गोला बना रखे हैं, इसके नीचे है दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ, देखो, है ना। तो ये जो इलाका ना गोले वाला, यहाँ पर है क्यूबा, और ये बिल्कुल नज़दीक है अमेरिका के। तो अमेरिका को टेंशन हो गई इस चीज़ की कि वहाँ पर वो मिसाइल तैनात कर रहा है ना, परमाणु खाल कर एटॉमिक मिसाइल तैनात करता है, जिससे कि सोवियत संघ हमला कर सकता है कभी भी अमेरिकी इलाकों पर। नज़दीक में आ गया, तो जब नज़दीक में आ गया तो टेंशन हो गई अमेरिका को। ठीक है, तो इस कारण से क्या उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, तो इसको बोलते क्यूबा संकट। 1961 में हुआ ये। और इसमें हुआ ये कि क्यूबा में
सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार भी कुछ ऐसे करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के देशों के बीच में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियार को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। इस संकट की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। क्यों बेचैन कर दिया? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो एटॉमिक पावर्स होती है, जो परमाणु शक्तियाँ होती है, वो अपना ताकत का दुरुपयोग करती है कई बार। और आप सोचो 1961 में हमने पढ़ा इतिहास में 1945 से चीन अपने जापान में अटैक हुआ, अमेरिका ने अटैक किया हिरोशिमा नागासाकी पर, तो वहाँ की क्या हालत हुई। वहाँ 2021 में भी वहाँ पर फसलें ढंग से नहीं होती है, लोग कैसे पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, बीमारियाँ हैं बहुत सारी। तो 1961 में युद्ध हो जाता, अगर कितना भयंकर विनाश होता धरती का, सोचो आप। तो दुनिया संकट में आ गई इससे कि ये जो है ना नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका आप देख रहे हैं, ये गोले गोले कर रखे हैं। तो इस पूरे एरिया को जद में ले लिया उसने क्यूबा ने, क्योंकि क्यूबा में मिसाइल किसी चली थी, क्यूबा में मिसाइल लग गई थी सोवियत संघ की, और वो मिसाइल थी एटॉमिक पावर वाली, परमाणु मिसाइल थी। वो बड़ा संकट हो गया इससे। तो इससे दुनिया में हाहाकार मचने की आशंका थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यह कोई आम युद्ध नहीं होता, बल्कि दोनों पक्षों को युद्ध डालने का फैसला किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान की कृपा से और दुनिया के कूटनीति के प्रयासों से और देशों के, भारत के कई शांतिप्रिय देशों के प्रयासों से युद्ध टल गया और आपसी समझौता हो गया। अंततः दोनों पक्षों में युद्ध डालने का फैसला हुआ। दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या फिर वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था भाई। और क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध हो सकता था। और शीत युद्ध जो था वो सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, तनाव, संघर्ष की श्रृंखला के रूप में जारी रहा। मतलब क्या हुआ कि जिन देशों ने सोवियत संघ का साथ दिया, मार्क्सवादी, समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा मानी, वो दोस्त हो गए सोवियत संघ के। और जो देश जो अमेरिका साथ थे, पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे, वो अमेरिका साथ हो गए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वो अर्थव्यवस्था जो कि प्राइवेट सेक्टर पे जोर दे, निजी क्षेत्र पे जोर दे और बाजार अर्थव्यवस्था पे जोर दे, प्रॉफिट पे जोर दे। जबकि मार्क्सवादी या समाजवादी व्यवस्था या कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था ये मानती है, विचारधारा ऐसा मानती है कि गरीबों का साम्राज्य होना चाहिए और जो है इसमें सरकारी क्षेत्र का ज़्यादा इसमें वर्चस्व होना चाहिए देश के उद्योगों पर। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट विचारधारा बोलते हैं हम। तो ये था इसके अंदर। ठीक है, तो सौभाग्य से इन तनावों का संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णतः रक्त जंजीर युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, और विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, जैसे कि आपके वियतनाम में होएगा, उत्तरी वियतनाम का कोई सपोर्ट कर रहा है, दक्षिणी वियतनाम कोई सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, पश्चिमी जर्मनी आ गया अमेरिका के प्रभाव में, पूर्वी जर्मनी आ गया सोवियत संघ के प्रभाव में, और बर्लिन जो उनकी राजधानी जर्मनी की, उसके 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी बर्लिन, पश्चिमी बर्लिन। ठीक है, तो ऐसे उन जगह स्थान पर युद्ध हुए, लेकिन इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध कभी नहीं हुए। तो ये जो युद्ध हुए और दोनों महाशक्ति उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, ध्यान रखना इस पॉइंट में, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा संतुलन का मामला नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधाराओं का स्तर भी वास्तविक संघर्ष के रूप में जारी रहा। और यह विचारधारा की लड़ाई थी, जिस मैंने शुरू में कह दिया था। ठीक है, कि शीत युद्ध क्या है हम देखते हैं। शीत युद्ध क्या है बेटा, शीत युद्ध देखते हैं कि शीत युद्ध वास्तव में क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव है और सन 1945 में मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे और ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। इस युद्ध में लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे और यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी लड़ा गया। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर के इलाकों में रहा। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध से विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा युद्ध तो उससे भी ज़्यादा भयंकर था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम डाला, हिरोशिमा नागासाकी पर। इसके बाद विश्व युद्ध का समाप्त हो गया। लेकिन इससे हुआ ये कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है और अमेरिका ने उसे फिर भी बम गिरा दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, सोवियत संघ को ये जाहिर हो गया कि सोवियत संघ को ये लग गया कि अमेरिका मेरे गुट में है, फिर भी उसने मुझे छुपाया कि उसने एटम बम बना लिए। इससे सोवियत संघ को डर भी लगने लगा कि अमेरिका हो सकता है विश्व की महाशक्ति बन जाए और अमेरिकी समर्थकों को तर्क था कि युद्ध को जल्दी जल्दी समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये अमेरिका की साजिश भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम सोवियत संघ की साजिश भी बोल सकते हैं कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में जब विश्व महाशक्ति का सुपर पावर की पोस्ट खाली हो गई, तो उस पोस्ट को बढ़ने के लिए इनके आपस में संघर्ष हुए और इसी संघर्ष को बोला गया शीत युद्ध, बोला गया कोल्ड वॉर
बोला गया, ठीक है। और हुआ ये कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। इनके पास इतनी क्षमता थी कि वे विश्व की किसी घटना को प्रभावित कर सके। मतलब क्या था कि जो विश्व की महाशक्तियाँ थी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली तो हार चुके थे, जर्मनी तो, बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन जो इनके साथ में था वो भी कमज़ोर हो गए और दो शक्तियाँ बच गई। कौन सी? सोवियत रूस और अमेरिका। अब एक ही शक्ति बन सकती, महाशक्ति विश्व की दो तो बन नहीं सकती। यही संघर्ष था। अमेरिका सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे मुकाबले खड़ा होना और शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ थी कि काम कर रही थी कि परमाणु बम होने से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी देश के बूते की बस की बात नहीं थी और ये एक सीधा साधा असाधारण तर्क था। लेकिन जब दोनों महाशक्तिवाद इतनी ताकत आ गई कि परमाणु बम बना लें और दूसरे को ऐसे नहीं क्षति दें, तो इसलिए दोनों देशों के बीच रक्तपूर्ण जो युद्ध की संभावना कम हो गई। उकसावे के बावजूद दोनों में युद्ध क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको मालूम था कि अगर युद्ध करते ही है, इनको मालूम था कि युद्ध करते तो बहुत ज़्यादा जनहानि होती, क्योंकि दोनों के पास ही एटम बम होते हैं। ध्यान रखना बेटा, जिन दो देशों के पास एटम पावर होती है वो युद्ध बहुत कम करते हैं। आई बात समझ में? युद्ध से राजनीतिक फ़ायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाली हानि दोनों पक्षों को होती है, ठीक है। तो परमाणु युद्ध की शुरू में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि दोनों में से विश्व विजेता कौन है ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रोक और संतुलन के सिद्धांत में दोनों पक्षों ने क्या किया? दोनों पक्षों ने शीत युद्ध किया। शीत युद्ध जो है, फिर भी शीत युद्ध ने रक्तपूर्ण एक तरह से व्यवहार नहीं अपनाया, बल्कि प्रचार से, तर्कों से, लड़ाइयों से, मीडिया से इन्होंने लड़ाई लड़ी काफ़ी, है ना। हालांकि इसकी ठंडी तासीर रही, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, शीत युद्ध बोलते हैं। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध नहीं होने दिया, लेकिन स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें यह था कि इसमें दो महाशक्तियाँ थी, उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल होने से अपेक्षा ये थी कि वे तर्कसंगत जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। मतलब दोनों की, जैसे कि अमेरिका के पास गुट था, जैसे नाटो गुट अमेरिका के साथ था, वार्सा गुट जो था वो सोवियत रूस के साथ में था। तो परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि ये संभव है कि इसकी वजह से ये दो महाशक्ति के बीच में युद्ध टल जाए। जब दो महाशक्तियाँ और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच में पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों देशों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध था बेसिकली डायरेक्ट वॉर नहीं था, गर्म युद्ध नहीं था, जिसमें मिसाइल का यूज़ हो, सेना का यूज़ हो, हथियार का यूज़ हो, एटम बम का यूज़ हो, मिसाइल तोप का गोलियों का यूज़ ना, ये बल्कि युद्ध लड़वाया गया दूसरे देशों में दोनों महाशक्ति के द्वारा। यह युद्ध कंपटीशन का युद्ध था। इट द वॉर ऑफ द कंपटीशन। दो प्रतिद्वंद्विता का युद्ध था। दो प्रतिनिधि कौन से थे? यूएसएसआर, सोवियत संघ। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? सोवियत संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यूएसएसआर, है ना। तो ये यूएसएसआर सपोर्टर किसका था? मार्क्सवादी विचारधारा का। दूसरी अमेरिकी समर्थक था पूंजीवादी विचारधारा का। तो विचारधारा का संघर्ष था, इसमें बाजार का भी मतलब था, इसमें अर्थव्यवस्था का भी मतलब था, इसमें धन का भी मतलब था, सारे मतलब थे इसके अंदर। लेकिन ईश्वरी कृपा से इसके अंदर तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण रूप से संभावना थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध क्या है, और मैं डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया शीत युद्ध का दौर। ठीक है, हम आगे और वीडियो बनाएंगे संदर्भ में क्लास 12th में, और भी इसके चैप्टर राजनीति विज्ञान की शीत युद्ध के बारे में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक जैसे कीजिए, और हाँ चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं नए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ में नए मैं वीडियो इसमें बनाता रहूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।